नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्ट एपरेंट शिफ्ट है फ्रॉम मल्टीपल रिफ्रैक्टर। एपरेंट शिफ्ट फ्रॉम मल्टीपल रिफ्रैक्टर। यहाँ पे जो हमारा सरफेस है, एक सरफेस ये रहा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मीडियम ले लेते हैं। ये मीडियम है म्यू 1, ये मीडियम है म्यू 2, ये मीडियम है म्यू 3, ये मीडियम है म्यू 4। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट। और इसे हम यहाँ से देख, यहाँ से हम इसे देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है आई से? अभी डिस्टेंस में लिख देता हूँ। डिस्टेंस का जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस हो गया h4, ये डिस्टेंस हो गया h3, ये डिस्टेंस हो गया h2, और आई का फर्स्ट मीडियम से सरफेस से है h1। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस फ्रॉम द आई है h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4। यदि इमेज हमारा जो है इस पोजीशन पे बन रहा है, वो नजदीक भी बन सकता है, दूर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 क्या है। यदि तुम्हारा ये इमेज का डिस्टेंस आई से, इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, उसमें जो डिस्टेंस होता था सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन से, यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस आई से है, जहां पे वो दिखेगा। इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नाम में चेंज करूंगा। h1 और म्यू 1 को इसे लिखेंगे एच और इसे लिखेंगे म्यू। मतलब जिस मीडियम में आई है उसे लिख रहे हैं, इसको ई कर देते जान, HE। तो हमारा इसमें फॉर्मूला है h डिवाइड बाई म्यू ई इजकल टू HE डिवाइड बाई म्यू ई प्लस h1 बाई म्यू 1। उसके बाद सारा ऐड करते जाओ इसमें, h2 बाई म्यू 2 प्लस h3 बाई म्यू 3 म्यू 3 प्लस h4 बाई। यहाँ पे जो स्मॉल h है वो डिस्टेंस है इमेज का, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आएगा फ्रॉम द आई, फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन से नहीं। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? यस। तो अब इस पे हम प्रॉब्लम करते हैं। एक हमारे पास ये एक ग्लास है, इसमें एक मीडियम हमारा ये रहा, दूसरा मीडियम हमारा ये है,
ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट क्वाइन। ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, और इसका म्यू का वैल्यू है 3/2। ये डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू है 4/3। और इसे हम देख रहे हैं यहाँ, और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है ये जो क्वाइन है कहाँ कितने डिस्टेंस पे अपीयर होगा। वेयर विल द क्वाइन द अपीयर टू मैच। इस ग्लास के बाहर एयर है। हाँ, उसके ऊपर एयर है, ये हमारा एयर। तो 56 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या बोले, क्या आंसर आ गया? 56 सेंटीमीटर है। 56 है, देख लेता हूँ मैं। H/I का एयर में है तो ये 1 हो जाएगा। 20/1, 24 डिवाइड बाई 4/3, 12 डिवाइड बाई 3/। H इक्वल टू हो गया 20 प्लस एक 6, सेकेंड। 18 प्लस 4, 8। 46 आया ना? अच्छा हाँ सॉरी। 46 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट हम एक और फॉर्मूला हमारे पास इसी से रिलेटेड है। apparent shift due to rectangular glass slab। apparent shift due to rectangular glass slab। तो हमारे पास जो ग्लास स्लैब है, ये हमारा ग्लास स्लैब है। इसका थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ से हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये इंसिडेंट हुआ फर्स्ट सरफेस से, ये बेंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसका इमेज बना I1 पे। क्या ये बात समझ में आया? ये Yes. नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, पीछे एक्सटेंड करोगे तो दूर इमेज बनेगा। और फिर यहाँ पे हम, ये ग्लास से बाहर जा रहा एयर में, तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इंसिडेंट रे इमेज इसके पैरेलल हो जाएगा। तो फाइनल इमेज हमारा ये बना। तो हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर गया, ये वैल्यू निकालना है डेल। क्लियर? Yes, sir. कैसे निकालेंगे देखो। फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है। और जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो इमेज दूर बनता है। उस केस में मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। Mm. लिखाया था मैंने फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। यहाँ पे हम नाम दे देंगे एम, और इसका नाम कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा MI1 इक्वल टू म्यू MO, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? Yes, sir. फिर सेकेंड सरफेस के लिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और I इमेज है, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस पे लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट, उसको पीछे एक्सटेंड करने पे I1 पे मिलेगा। तो I1 ऑब्जेक्ट है और I इमेज है, और यहाँ पे लाइट जो है ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जब जाए तो इमेज नजदीक बनता है, और उसमें म्यू से डिवाइड कर देंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हम n से लेंगे, सेकेंड सरफेस से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा NI इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय। क्लियर? Yes, sir. अब हम यहाँ पे स्टेप निकालेंगे, देखो कैसे निकालें। इसको मैं बगल में कर लेता हूँ। नाउ हमें निकालना है डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब हमें निकालना है OI। OI को हम लिखेंगे NO माइनस NI, लिख सकते हैं इसको। OI को NO माइनस NI। Mm. NO, NO को लिखेंगे हम T प्लस MO। और NI का इक्वेशन नंबर 1 से हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा NI1 डिवाइड बाय म्यू। T प्लस MO। NI1 को देखोगे ऊपर डायग्राम में, NI1 को लिख सकते हो T प्लस MI1। T प्लस MI1, ये हो गया T प्लस MO माइनस, इसको ब्रैकेट में ब्रेक करता हूँ, T बाई म्यू। और MI1 का वैल्यू देखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये है म्यू इंटू MO।
तो यहाँ पे म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो एमओ एमओ कैंसिल हो गया देखो। yes sir. तो ये हो गया टी माइनस टी बाई म्यू। तो हमारा फॉर्मूला बन गया फाइनल, टी ब्रैकेट में 1 - 1/। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा आया फाइनल, डेल एक्स इक्वल टू टी थिकनेस ऑफ स्लैब -1 / 1/। तो जब यहाँ पे लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट किया तो वो शिफ्ट कर गया। किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया? जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हुआ देखोगे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। और कितने डिस्टेंस से? टी इंटू 1 - 1/मी। और इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो लाइट के डायरेक्शन में, ओ से आई की तरफ। लाइट भी जा रहा है ओ से आई की तरफ, टुवार्ड्स राइट। यदि हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करते हैं, यहाँ पे समझोगे, यदि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करें तो लाइट यदि हमारा इधर से आ रहा है, यदि हमारा लाइट उल्टा आ रहा है तो इस तरह से चला जाएगा। इस केस में जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करोगे आगे तो आई पे मिलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और फाइनली ओ पे गया तो वो इमेज हो गया। तो इस बार लाइट जो है राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो देखो इमेज भी शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट की तरफ। क्या बात समझ में आया? yes sir. और जो शिफ्ट है उसका वैल्यू तो सेम ही है, डेल एक्स दोनों ही केस में। तो फॉर्मूला लेफ्ट से राइट जाए, लाइट या राइट से लेफ्ट आए, जो शिफ्ट होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन चेंज कर जाए। और कितना शिफ्ट होगा वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास स्लैब से कितने डिस्टेंस पे है। वो जो है वो ग्लास स्लैब से कितने डिस्टेंस पे है, देखोगे ये फॉर्मूला में कहीं नहीं आया। फॉर्मूला में है टी ग्लास स्लैब का थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ इस पॉइंट को। इमेज शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सिर्फ इन इमेज ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इन इमेज। इमेज में कितना शिफ्ट होगा? शिफ्ट इन इमेज डू नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या लिखा हमने? बस यही दो पॉइंट था, बाकी फॉर्मूला तो हमारा है ही। अब इससे हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक हमारा ग्लास स्लैब है, एक हमारा मिरर भी। एक ग्लास स्लैब है और एक हमारा यहाँ पे मिरर है, प्लेन मिरर। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2। जो इसका थिकनेस है वो है 6 सेंटीमीटर। और ग्लास स्लैब से ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं।
और हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट नहीं समझ लो, यहाँ पे आई एक पर्सन है, तो इस पर्सन को अपना इमेज कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा मिरर में, ये बताना है। ओ पे एक पर्सन है, उसे अपना इमेज प्लेन मिरर में कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा। ए पर्सन इज एट ए, देयर इज ए बॉय, लिख लेता हूँ, एट ओ, वेयर विल ही व्यू सी हिज इमेज इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक ग्लास स्लैब है, एक मिरर है। यहाँ पे देखो, यदि ग्लास स्लैब नहीं होता तो मिरर से इसका डिस्टेंस क्या होता, 20 सेंटीमीटर। तो इमेज नजर आता मिरर से 20 सेंटीमीटर पीछे, मतलब उसे 40 सेंटीमीटर पे अपना इमेज नजर आता। अब यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया है 6 सेंटीमीटर का, तो अब हमें बताना है कि उसे अपना इमेज कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा। हेलो, बना रहे हो क्वेश्चन? यस सर। सर 18 सेंटीमीटर अवे। नहीं, ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे, जहाँ पे बॉय खड़ा है उससे कितने दूर पे नजर आएगा? सेंटीमीटर। कितने? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर तुम्हारा ठीक है। कैसे निकाला तुमने? और मैंने पहले डेलेक्स की वैल्यू निकाल दी, फिर उस हाँ, 10 से माइनस कर दिया, तो 8 सेंटीमीटर आया। वो 8 सेंटीमीटर एट जो सेंटीमीटर कैसे आया? अच्छा, इसको आगे कर दिया तुमने। डेलेक्स, नहीं नहीं सर, जो डेलेक्स है, डेलेक्स 2 सेंटीमीटर आया है। डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर आया, हम्म। तो ये जो है 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, इमेज ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करेंगे, तो जो इमेज है उसका डिस्टेंस फिर ये प्लेन मिरर से 6 + 4 + 8 हो गया ना, 18 हो गया फिर, हाँ अभी हाँ। तो 36 बन गया। पर आंसर सही नहीं है। हम्म। इतना ही किया है तो आंसर सही नहीं। ये तुम्हारा हो गया कितना, 18। हाँ। तो नेक्स्ट जो इमेज बनेगा वो 18 सेंटीमीटर पीछे। ओ, एक मिनट एक मिनट, पर्सन से पूछा है ना। 32 सेंटीमीटर है, वो 36, नहीं 38 सेंटीमीटर आएगा।
आंसर 36 ही आएगा, लेकिन अब क्यों आएगा इसलिए मैं पूछ रहा था, तुमने पूरा नहीं किया तो बना कैसे दिया। अब देखो ये इमेज बना 82। अब ये इमेज बना कैसे, इसको डायग्राम यदि हम बनाए तो समझोगे। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्रैक्ट होगा, फिर बाहर जाएगा। थोड़ा ऊपर ही बना दिया मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट। टुवार्ड नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो इमेज है ये बना हमारा I1 पे। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अब जब लाइट वापस आ रहा है ना तो फिर से शिफ्ट होगा। ये फिर से शिफ्ट होगा, और शिफ्ट हो कितना होगा, ग्लास स्लैब सेम है तो फिर से 2 सेंटीमीटर का ही शिफ्ट होगा। तो हमारा फाइनल इमेज जो है, इस बार इमेज जो है राइट, लाइट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इमेज राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ये आई, और ये वैल्यू फिर से 2 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा। तो ये हमारा जो है फाइनल इमेज बन गया। तो हमारा आंसर जो है वो ये टोटल आएगा, और ये निकालोगे तो 36 ही होगा। तो आंसर तो 36 ही है, लेकिन इस तरह। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमारे पास एक कनकेव मिरर है, एक है कनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और जो कनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे रखें हम मिरर के पोल से, कि इमेज जो है कोइंसाइड कर जाए ऑब्जेक्ट से। एट विच डिस्टेंस मतलब इमेज कॉन्साइड कर जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से, हाँ, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम पोल एट प्रिंसिपल एक्सिस an object be placed, an object be placed so that image coincide with object, image coincide with object। यदि ग्लास स्लैब हम नहीं रखते तो आंसर क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब 40 सेंटीमीटर हो जाता। इसकी apparent
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालो कि शिफ्ट कितना होगा। शिफ्ट का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर आया। डेल एक्स निकालोगे टी इंटू 1 - 1/μ, ये 1 सेंटीमीटर होता है। हम्म। अब इससे कैसे बनाएंगे, इसका जो मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 40। 40 सेंटीमीटर पे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। यदि ग्लास स्लैब नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख देते, लेकिन अभी हम सी पे रखेंगे तो क्या होगा, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा मिरर की तरफ। तो मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है 39 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आई बात समझ में। ये बात समझ में आया मैंने क्या बोला। यस सर। तो हम ऑब्जेक्ट को सी पे नहीं बल्कि उसको हम 1 सेंटीमीटर लेफ्ट रख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मैम 41 सेंटीमीटर पे रखे। 41 सेंटीमीटर पे यदि हम इसको रख दें तो तो जब रिफ्रैक्शन होगा ग्लास स्लैब से, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद मिरर पे जब आएगा तो मिरर को लगेगा कि लाइट जो है सी से आ रहा है, मतलब वो नॉर्मल आ रहा है। और जब नॉर्मल आएगा तो उसी पाथ से वापस चला जाए। तो इसका डायग्राम देखो इस टाइप का बनेगा। पर सर वो जो रे होगी, वो रे जब रिफ्लेक्ट होके वापस ग्लास स्लैब से आएगी तब उस पे वापस शिफ्ट नहीं आएगा। वही में शिफ्ट आएगा तो इसलिए तो वहां पे जाएगा देखो। अब इसको हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। और हाँ। जब ये वापस आएगा तो ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे, तो कहाँ गया, ऊपर। बनेगा। अच्छा। इसलिए वो ऊपर ही चला गया हो। तो ये था कि वो वापस रिपीट होके सेम आएगा कि नहीं। वापस आएगा तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ऊपर जाता कैसे। ठीक है, क्लियर। तो मतलब क्योंकि वो वहां पे परपेंडिकुलरली उसको हिट करेगा, हाँ, वो तो तभी सेम पाथ से वापस आ जाएगा। बात रिट्रेस कर लेगी रे। ये कंसेप्ट याद रखना कि जब भी कहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है इमेज वहीं पे बन रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें लाइट को रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट होगा तभी वापस आएगा। और जहां भी रिफ्लेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। यदि प्लेन मिरर है, अभी आगे हम लेंस वाले में प्रॉब्लम करेंगे ये वाले, तो यदि प्लेन मिरर है तो उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आए। यदि कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है तो लाइट जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ नजर आए, ताकि परपेंडिकुलर हिट करे। हमेशा यही कंसेप्ट होता है कि जब भी कहेगा कि इमेज वहीं पे बने जहां ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वो लाइट वापस आ रहा है, और जब वापस आने के लिए रिफ्लेक्शन मस्ट है। रिफ्लेक्शन कब होगा, सेम पाथ से, जब तुम्हारा वो नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर। तो फिर इसका मतलब जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गिरती है स्फेरिकल मिरर पे, तो फिर वो परपेंडिकुलरली उस पे फॉल हाँ, करती ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटर है ना, तो सेंटर से ज्वाइन करोगे रेडियस, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है। इसलिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज, सेंटर ऑफ इमेज से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो उसका रीजन यही है। तो ये हमारा एपरेंट शिफ्ट वाला हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे समझोगे डायग्राम।
ये हमारा सरफेस है। ऊपर वाला जो सरफेस है वो मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, ये है म्यू डी। और ऑब्जेक्ट जो है, जो एक सोर्स ऑफ लाइट समझ लो कि वो हमारा ये है एक सोर्स ऑफ लाइट। अब हम एक लाइट इंसिडेंट करें, डेंसर टू रेयरर, तो हमें मालूम है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंक। एक और भी लाइट इंसिडेंट करें, डेंसर टू रेयरर, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक ऐसा पोजीशन आएगा वहां पे लाइट इतना तुम्हारा रिफ्रैक्ट कर जाएगा कि उस सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो देखो बेंड कर रहा है, तो बेंड करते करते एक ऐसा जरूर होगा कभी ना कभी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री हो जाए। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। इस समय यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री हो गया। इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस पेयर ऑफ मीडियम का क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन क्या हो गया कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रे रिफ्रैक्ट पैरेलल टू सरफेस मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, then that angle of incidence is called critical angle for that pair of medium। critical angle किसी एक मीडियम का नहीं होता है। यदि किसी एक मीडियम की बात कर रहा है, इसका मतलब दूसरा मीडियम एयर है। क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया? यस सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? यदि हम एक पॉइंट और भी इससे आगे ले और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल से भी ग्रेटर है, और जब क्रिटिकल से ग्रेटर है तो जो लाइट है वो अपने ही मीडियम में वापस जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो आई के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे फॉलो करेगा। इसके पहले इस पॉइंट क्यू को इसका नाम दो, तो क्यू से पहले जितने भी पॉइंट थे उसके पहले क्या हो रहा था, क्यू नहीं, इस पॉइंट पी को समझो, क्रिटिकल के बाद वाला। क्रिटिकल के बाद जब भी तुम्हारा आई सी से ग्रेटर होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। इसके पहले क्या हो रहा था, लाइट का रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे। लेकिन पी के बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ग्रेटर हो जाए, उसमें लाइट का रिफ्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। सारे लाइट जो है या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ लाइटें परसेंटेज ऑफ लाइट जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया? इसलिए इसका नाम है टोटल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टर। यहाँ पे दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब इसका स्टेटमेंट लिख डाले जरा हम। when light move from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then angle of incidence, then angle of incidence for which ray refract parallel to surface, parallel to surface is called critical angle, critical is called critical angle
for that pair of medium. इसको मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ. फॉर विच रे refract parallel to surface is called critical angle for that pair of medium. एक मीडियम का नहीं होता. तो यहाँ पे यदि हम फॉर्मूला यूज कर दें, पी पॉइंट लिया था ना फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू डी इंटू साइन सी इजकल टू म्यू आर इंटू साइन 90. कैसा होगा फॉर्मूला? Yes. फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, ये हो जाएगा म्यू डी साइन सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90. साइन 90 हो गया 1, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू साइन आर बाई न्यू म्यू डी. डी. और फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो तुम समझ सकते हो कि न्यूमरेटर में हमेशा रेयरर होगा, तभी साइन सी का वैल्यू 1 से कम आएगा. हाँ. यदि उल्टा फॉर्मूला लगा दोगे तो साइन सी 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो सी का तो वैल्यू ही नहीं मिलेगा. ठीक है सर. ठीक है. और जनरली रेयर, यदि ये शायद 10 क्लास में भी था, यदि रेयर मीडियम एयर हो तो उस केस में साइन सी का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, 1/μ. इसको मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर. इफ रेयर मीडियम इज एयर, रेयर मीडियम इज एयर, इस केस में हमारा साइन सी क्या हो जाएगा, 1/, डन. यस सर. नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने क्या है, इसमें भी है कि लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पेयर ऑफ मीडियम के क्रिटिकल से ग्रेटर है, तो उस केस में लाइट सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल. 10 क्लास में बहुत सारे इसके जो एग्जाम्पल से रियल लाइफ में वो भी उसमें पढ़ाते हैं ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, सभी का रीजन नहीं होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हम फॉर्मेशन नेक्स्ट क्या बोले, मेरा भी फॉर्मेशन ऑफ मिराज होता है ना, मिराज. हम्म. तो यहाँ पे लिख दूं मैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, rarer, rarer medium, such that angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence uh, is greater than, is greater than critical angle for that pair of medium, critical angle for that pair of medium, then light reflect totally in its own medium, in its own medium. This phenomena is called total. This
phenomena is called total internal reflection. क्लियर? अब इसके हम प्रॉब्लम करते हैं, जरा पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लें। फाइंड क्रिटिकल एंगल फॉर pair of medium of refractive index under root 3 and 2। तो यहाँ पे रियल कौन हुआ, डेंसर कौन हुआ? 2 वाला डेंसर और अंडर रूट हाँ वाला मीडियम। ठीक। तो साइन सी हो गया हमारा म्यू आर बाय म्यू डी। पाई/6 सॉरी पाई/3। हाँ पाई/3 आ जाएगा, √3/। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इक्वल टू 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो पहले करा लेता हूँ। एक इस तरह से हमारे पास एक वाटर सरफेस है, रिवर है, समझ लो। ये एक रिवर है, इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। इसके अंदर एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, और ये जो बल्ब है कितने डेप्थ पे है? तो ये है 50 सेंटीमीटर पे। तो बल्ब से लाइट निकलेगा वाटर के थ्रू और वो फिर बाहर आ जाएगा, हाँ जी। लेकिन सभी जगह से नहीं बाहर आएगा, कुछ सरफेस से ही बाहर आएगा। तो हमें बताना है सर एरिया ऑफ द सरफेस फ्रॉम विच लाइट विल कम आउट। The area of the surface through which फ्रॉम विच लाइट विल कम आउट। देयर इज ए बल्ब, देयर इज ए बल्ब 50 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस, बिलो वाटर सरफेस। फाइंड एरिया ऑफ सरफेस पर इस फ्रॉम विच लाइट विल कम। तो तुम्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि लाइट सभी सारे सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकलेगा। जब ये तुम सोच लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। करा कि पर जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी वहां पे लाइट बाहर नहीं निकलेगी। हाँ उसके बाद से बाहर नहीं निकलेगी। तो क्रिटिकल एंगल निकालने पड़ेंगे, दोनों साइड से जो क्रिटिकल एंगल आएंगे वहां पे ट्रायंगल बनेगा, उसी का जो बेस होगा वही सरफेस एरिया होगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो क्या, ट्रायंगल या कोन? हमें सरफेस का निकालना है ना। हाँ, और एक कोन बनेगा ना फिर तो एक। कोण भी नहीं बनेगा, हमें सरफेस का निकालना, किस सरफेस से लाइट आ रहा तो सरफेस थ्रू विच द लाइट विल कम आउट। है। तो इस यहाँ पे यदि तुम्हारा पैरेलल हो गया तो यहाँ से तो कम आउट होगा, हाँ। लेकिन इधर से कम आउट नहीं होगा। नहीं होगा। सिमिलरली डायग्राम को 3D कंसीडर करो ना, 2D में क्यों कंसीडर करो? मैं भी 3D में ही बता रही हूँ।
तो जब हम 3D में इसे कंसीडर करेंगे तो हमारा जो सरफेस है, सरफेस निकालना, किस सरफेस से लाइट बाहर आएगा, तो सर्कल बनेगा। हाँ तो सर कोन का ही तो बेस हो गया वो। अच्छा, कोन का बेस बोल रहे हैं तुम, कौन बोल रहे हैं, तुम्हें बेस नहीं सुनाई दिया। मैंने बोला कोनिकल शेप से लाइट निकलेगी हाँ, और कोनिकल शेप से बाहर निकलेगी, तो हमें जो उसका बेस। बेस है उसका एरिया निकालना है, हाँ तो तो जो वो कि एक सर्कल है। हाँ। तो क्रिटिकल एंगल से ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल लेंगे। हाँ, तो इसका रेडियस निकाल लो, बस और कुछ नहीं करना। हाँ। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये सी हो गया, ये सी है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सी हो गया। तो साइन सी निकालो, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, बस हो जाएगा। हम्म। या साइन सी का यूज करके tan सी निकालो, फिर आर बाई 50 कर दो, एक ही बात है। सर इसका आंसर पाई 175/4 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से निकल जाएगा। तो साइन सी पहले कैसे निकाल लेंगे हम, साइन सी का वैल्यू 1/μ हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो मैं tan सी निकाल लेता हूँ, ज्यादा वेट है। tan सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 अंडर रूट 7। और tan सी हो जाएगा r/50। यहाँ पे r का वैल्यू हो गया 150 अंडर रूट 7। तो एरिया हो जाएगा पाई आर, बस ये पुट कर देंगे जो भी आएगा। 22/7, ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 बस सर। सेंटीमीटर। ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके क्रिटिकल एंगल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टाइम है नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे इसी पे जाएगा। तो हमने थ्योरी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस का थ्योरी हमने कर लिया है। क्रिटिकल एंगल जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके प्रॉब्लम हमें करने हैं काफी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, फिर आएगा लेंस। ओके। ठीक। ओके सर। ठीक, ओके।